कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 17 भारत की वास्तुकला। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। बच्चों यहाँ पर इस पाठ में कुछ प्रश्न है, चलिए पूछते हैं। जैसे भवनों, घरों, इमारतों की निर्माण से संबंधित कौन सी कला है? ठीक है, चलिए बताइए। दूसरा प्रश्न है, आपके शहर में दर्शनीय इमारतें कौन कौन सी हैं? दर्शनीय अर्थात देखने योग्य। तीसरा है, उन इमारतों की बनावट इतिहास पर चर्चा करें। और अगला प्रश्न है, ललित कलाएं कौन कौन सी होती हैं? ठीक है, चलिए बच्चों अब पढ़ते हैं हम इस पाठ को। जानते इस पाठ में क्या है। यह पाठ भारत की वास्तुकला के बारे में है। इसमें सिंधु घाटी की सभ्यता, सांची का स्तूप, राजमहल और दक्षिण भारत के मंदिरों के बारे में बताया गया है। इससे हमारे देश की पुरानी धरोहर के विषय में रोचक जानकारी प्राप्त होती है। वास्तुकला के साथ साथ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य भी दिए गए हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। आइए जानते हैं इसको। भारत विविध कलाओं का देश है। इस दृष्टि से यह विश्व में अद्वितीय स्थान रखता है। प्राचीन काल में भारत की समृद्धि अपनी चरम सीमा पर थी। इसी के अनुरूप कलाओं में भी भारत की उत्कृष्टता सर्वमान्य है। अभिव्यक्ति ही कला है। बाहरी जगत की भिन्न भिन्न वस्तुओं का जो प्रतिबिंब मनुष्य के मन पर पड़ता है, उसका सौंदर्यपूर्ण अभिव्यक्ति ही कला है। कला का संबंध नियमों से न होकर व्यक्ति से होता है। अतः व्यक्ति या कलाकार किसी भी माध्यम से अपनी कल्पना को सुंदर रूप में अभिव्यक्त करे, वह कलाकृति ही कहलाएगी। ये कलाएं ललित कला और उपयोगी कला दो विभागों में बांटी जा सकती है। उपयोगी कलाओं में बढ़ई, कुम्हार, सुनार, राजमिस्त्री, जुलाई आदि के व्यवसाय आते हैं। जबकि ललित कलाओं के अंतर्गत वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, संगीत, नृत्य कला और काव्य कला, ये 5 कलाएं आती हैं। मूर्त आधार की कलाओं में वास्तुकला आती है। वास्तुकला भवन निर्माण की कला है। भवन के लिए उपयुक्त स्थान, उसकी स्थिति, दिशा, सामग्री आदि बारीकियों को ध्यान में रखकर बने भवन ही वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण होते हैं। भारतीय वास्तुकला की परंपरा अत्यंत प्राचीन काल से चली आ रही है। इतिहास की बात करें तो आज से लगभग 5000 पूर्व सिंधु घाटी की सभ्यता में इसके चिन्ह मिलते हैं। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा नाम के 2 नगरों में वास्तुकला के श्रेष्ठ नमूने मिलते हैं। इन नगरों में मकान 2 मंजिली और पक्की ईंटों से बनाए गए थे। मकान का प्रत्येक कक्ष विशेष स्थिति को ध्यान में रखकर निर्मित किया गया था। स्नानागार का अपना महत्वपूर्ण स्थान था। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद मौर्य काल में भारतीय वास्तुकला अपनी चरम सीमा पर थी। सिकंदर के आक्रमण के पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य के काल में देश अत्यंत संपन्न हो गया। यूनान के राजदूत मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य के महल के बड़े विस्तार से वर्णन किया है। इस महल के खंभों पर सोने और चांदी के बेलकूटे बने थे और उन पर अनेक रंग बिरंगे पक्षी अंकित थे। केवल राजमहल ही नहीं,
साधारण लोगों के घर भी बड़े बड़े खुले आंगन वाले और कलात्मक होते थे। बौद्ध धर्म के प्रभाव स्वरूप अनेक स्तूपों का निर्माण हुआ। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 30 किलोमीटर दूर बना सांची का स्तूप विशेष उल्लेखनीय है। यह नारंगी की तरह गोल है। बौद्ध काल में अनेक स्तंभ भी बनवाए गए थे। सारनाथ का स्तंभ मौर्य काल की वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है। इसमें ऊपर पीठ से पीठ लगाए 4 सिंह खड़े हैं, पर दिखाई 3 ही देते हैं। नीचे बीच में चक्र है और इधर उधर हंस, दौड़ते घोड़े, हाथी तथा सांड है। यही चक्र हमारे राष्ट्रीय भवन में भी अंकित है और चारों सिंहों की आकृति हमारे देश के राजकीय कागजों की मोहर है। केवल वास्तुकला ही नहीं, अन्य कलाओं की दृष्टि से भी गुप्त काल को भारतीय कला का स्वर्ण युग माना जाता है। इस युग में ललित कलाओं, स्थापत्य कलाओं और उपयोगी कलाओं में अद्भुत उन्नति हुई। इस काल में अनोखे कलात्मक मंदिर बने। गुप्त काल का सबसे सुंदर मंदिर उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में देवगढ़ का दशा अवतार मंदिर है। इसमें 12 मीटर ऊंचा एक शिखर है, 4 मंडप हैं तथा खंभों पर अत्यंत सुंदर मूर्तियां बनी हैं। दिल्ली में कुतुब मीनार के पास बना लौह स्तंभ धातु विज्ञान का अद्भुत नमूना है। आगे है महाराष्ट्र में मुंबई के समीप समुद्र में पर्वत शिलाओं को खोदकर बनाई गई एलिफेंट की गुफाएं और औरंगाबाद के पास मिली एलोरा की लगभग 30 गुफाओं में प्रत्येक दृष्टि से वास्तुकला का अध्ययन किया जा सकता है। इनमें मूर्तिकला और चित्रकला के अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। अजंता एलोरा की गुफाओं की चित्रकला के नमूने तो अद्वितीय है। ऐसा लगता है कि गौतम बुद्ध के शिष्यों ने पर्वतीय प्रदेशों में साधना के लिए एकांत स्थान खोजे और वहां बुद्ध कला कथाओं को गुफाओं में खोद खोद कर चित्रित किया। ठीक है, आगे है दक्षिण भारत में तंजावुर, चिदम्बरम, मदुरई, रामेश्वरम आदि स्थानों पर बने अनेक मंदिर इसके उदाहरण हैं। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर विश्व भर में प्रसिद्ध है। इसका शिखर 200 फुट ऊंचाई है। जिस पत्थर पर स्वर्ण कलश है उसका वजन लगभग 900 क्विंटल है। चिदम्बरम में नटराज की मूर्ति दर्शनीय है। तांडव नृत्य करते हुए शिवजी की इस चतुर्भुज मूर्ति के एक हाथ में डमरू और दूसरे हाथ में अंधकार और बुराई का नाश करने वाली ज्वाला है। मदुरई का मीनाक्षी मंदिर अपनी सुंदरता और भव्यता के लिए प्रसिद्ध है। विश्व भर से पर्यटक इन मंदिरों को देखने के लिए आते। दक्षिण भारत में के मंदिरों में जिस उच्च कोटि की वास्तुकला के दर्शन होते हैं उससे लगता है कि भारतीय इस कला का विविधता प्रशिक्षण लेते रहे होंगे, तभी तो विश्व को इतनी अनुपम भेंट दे सके। चलिए आगे हैं ओडिशा राज्य में बनी कोणार्क के सूर्य मंदिर की वास्तुकला अद्वितीय है। इसमें सूर्य के 7 घोड़े बने हुए हैं। सभी ऐसे सजीव लगते हैं मानो अभी बोल उठेंगे। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा लगभग 1000 वर्ष पूर्व बनाए गए थे।
इन मंदिरों की संख्या तो अधिक बताई जाती है, पर अब केवल 22 मंदिर ही बचे हैं। इन मंदिरों की दीवारों पर कलात्मक प्रतिमाएं देखते ही बनती हैं। आगे है, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना के बाद वास्तुकला के विकास में मुगल बादशाहों का विशेष योगदान रहा। ताजमहल वास्तुकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, जो संसार के 7 आश्चर्यों में से एक है। फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा संसार का सबसे ऊंचा दरवाजा है। वास्तव में मुगल काल को वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा गया है। उसी काल में दिल्ली का लाल किला भी बना। अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर भी वास्तुकला की दृष्टि से अनुभव है। ईसाइयों द्वारा बनवाए गए अनेक गिरजाघरों तथा जैन मंदिरों की श्रेष्ठ बनावट दर्शनीय है। दिल्ली में स्थित बहराई मंदिर आधुनिक वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना है। इसकी आकृति कमल की फूल जैसी है, इसलिए यह लोटस टेम्पल के नाम से प्रसिद्ध है। वास्तुकला प्राचीन काल को हो या आधुनिक काल की, भारतीय कला का कोई सानी नहीं। कला का इतना उत्कृष्ट एवं अद्भुत रूप शायद ही कहीं देखने को मिले। ठीक है, इस तरह बच्चों यह पाठ समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आप सभी को भी यह पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।